हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो पिछले क्लास में हमने क्वांटाइजेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर 3 में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ाया था और उसका थोड़ा सा पार्ट छूट भी गया था। मतलब कि थ्योरी कंसेप्ट सब मैं बता ही दिया था, उसमें जैसे कुछ प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि जो भी टॉपिक है अगर आप पढ़ते हैं उस पर अगर आप कुछ प्रॉब्लम नहीं बनाते हैं तो थोड़ा कंसेप्ट उतना बेहतर ढंग से क्लियर नहीं हो पाता है। क्योंकि न्यूमेरिकल बनाना यानी किसी टॉपिक पर न्यूमेरिकल बनाना एक उस टॉपिक के उस कंसेप्ट को बेस्ट वे से समझने का एक तरीका है। इसीलिए हर टॉपिक पर हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ें उस पर न्यूमेरिकल बना लेना चाहिए ताकि वो टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। तो इसलिए हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं। तो आज हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे और क्वार्क कंसेप्ट के बारे में हल्का सा चर्चा किया था, तो थोड़ा सा क्वार्क भी देखेंगे कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन है जो क्वार्क से मिल के बना हुआ है। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो अब फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? तो मैंने बताया था कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का हर वैल्यू पॉसिबल ना हो, डिस्क्रीट वैल्यू पॉसिबल हो, ठीक है। हर वैल्यू कहने का मतलब कि मान लेते हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका इस तरह का वैल्यू मिल रहा है 1, 2, 3, 4, तो इसको कहा जाएगा कि ये क्वांटिटी जो है वो क्वांटाइज्ड है। जैसे देखिए 1 और 2 के बीच इनफाइनाइट नंबर है, लेकिन 1 के बाद 2 ही मिला। अब जैसे मान लेते हैं ऐसे है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, तो देखिए ये भी डिस्क्रीट वैल्यू है, क्योंकि 1.1 के बाद 1.2, अब 1.1 और 1.2 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यू होता है, लेकिन वो सब वैल्यू नहीं मिल रहा है, केवल ये सब मिल रहा है, ठीक है। तो ये कहेंगे कि ये जिस फिजिकल क्वांटिटी का इस तरह का वैल्यू मिले वो क्वांटाइज्ड है, ठीक है। यानी क्वांटाइज्ड जो क्वांटिटी होता है उसका डिस्क्रीट वैल्यू मिलता है, कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं मिलता है। और हर तरह का, जैसे ये भी देखे थे कि मास क्वांटाइज्ड है, एनर्जी क्वांटाइज्ड है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, तो उसी तरह चार्ज भी क्वांटाइज्ड है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम लोग देखेंगे कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यानी अगर कोई बॉडी पर चार्ज देते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 1e, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2e, 3e। अब देखिए 1e चार्ज होगा, 2e चार्ज होगा, 3e चार्ज होगा, ठीक है। तो इसी तरह n चार्ज निकाल देंगे तो ne चार्ज हो जाएगा, यानी Q बराबर क्या हो जाएगा, Ne। और चूँकि चार्ज पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी, तो इसको हम लिखेंगे Q बराबर Ne, और इस इक्वेशन को मैं A1 मान लिया। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है चार्ज निकालने का, जहाँ अब n का वैल्यू 1, 2, 3 इस तरह देंगे और E क्या है 1.6 10⁻⁻19 कूलम्ब। अब जैसे देखिए यहाँ क्वांटाइज्ड, अब क्या किसी बॉडी पर आप चार्ज 2/3e दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 2/3e, अब इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकालिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालिएगा, 2/3 इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकाल सकते हैं, या 1/2 हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं, या किसी बॉडी पर ऐसे कह दें, तो ये सब चार्ज आप नहीं दे सकते हैं। वही चार्ज दे सकते हैं जो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई हो, ठीक है। अगर हम कह दें कि ऐसे चार्ज दे दें तो इस तरह के चार्ज आप नहीं दे सकते हैं, ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। और पिछले क्लास में थोड़ा सा मैं क्वार्क के बारे में भी डिस्कस किया था। ऐसे बहुत लेटेस्ट डिस्कवरी है, इसलिए थोड़ा मैं इसको चर्चा कर दे रहा हूँ। जानना चाहिए कि जैसे हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल है।
पायोन है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है। तो देखिए अब वो भी फंडामेंटल पार्टिकल्स है, बहुत सारे क्वार्क से मिलके बना हुआ है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि जब इससे मिलके बना हुआ है तो क्वार्क को ही क्यों नहीं फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। जैसे अगर प्रोटॉन की कहें तब प्रोटॉन जो होता है 3 क्वार्क से मिलके बना हुआ रहता है। न्यूट्रॉन जो है 3 क्वार्क से मिलके बना हुआ रहता है। तो अब देखते हैं, तो मेनली देखिए क्वार्क 6 प्रकार के होता है। क्वार्क कितने प्रकार के होता है? 6 प्रकार के होता है। और 6 प्रकार का एंटी क्वार्क भी होता है। जैसे इस 6 प्रकार में यू सी टी, इसको कहते हैं अप क्वार्क, चार्म क्वार्क, टॉप क्वार्क। उसके बाद आता है डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क एंड बॉटम क्वार्क। ये 6 प्रकार का होता है, ठीक है। अब ये तीनों क्वार्क पर 2/3e चार्ज होता है, अप पर भी, चार्म पर भी, टॉप पर भी। और ये तीनों क्वार्क पर -1/3e चार्ज होता है, ठीक है। इसी तरह अगर एंटी क्वार्क की बात करें, एंटी क्वार्क की बात करें तो बस इसी पर बार लगा देते हैं, यू बार, सी बार, टी बार। चार्ज बस इसी को उल्टा कर दीजिए, -2/3e। और डी बार, इस बार, बी बार, इसको कर देंगे, ये माइनस है तो ये +1/3। तो ये हो गया एंटी क्वार्क, यानी 6 क्वार्क और 6 एंटी क्वार्क। और चार्ज अब समझ लीजिए कि +2/3, -2/3, -1/3e, +1/3, ये चार्ज होता है, ठीक है, क्वार्क पर। यानी तब तो कह सकते हैं क्वार्क और एंटी क्वार्क मिल के टोटल कितने हो गए? 12 हो गए, ठीक है। लेकिन अब मैं ऐसा करूं कि इस 6 क्वार्क को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं। अप क्वार्क जिस पर ये 2/3e चार्ज है उसको मैं नाम ले लिया अप क्वार्क, और इसको ले लिया डाउन क्वार्क। ये अप एंटी क्वार्क और ये डाउन एंटी क्वार्क। मैं ऐसा कर दिया कि अब 6 क्वार्क को मैं 2 क्वार्क में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो जिस पर 2/3e चार्ज है उसको मैं लिख दिया 2/3e, और जिस पर -1/3 है इसको डाउन क्वार्क। देखिए समझने के लिए थोड़ा, मैं इसको अप क्वार्क, इसको अप क्वार्क और इसको डाउन क्वार्क केवल 2 पार्ट में लिख रहे हैं। अब ये भी एंटी क्वार्क में यू बार तीनों को अप क्वार्क मान लिए और ये को डाउन क्वार्क मान लिए। तो इस तरह से ये अप, ये डाउन, ये अप, ये डाउन, तो 2 क्वार्क अप डाउन, 2 एंटी क्वार्क अप डाउन कर दिए। अब देखिए प्रोटॉन, जैसे अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तब प्रोटॉन 3 क्वार्क से बना हुआ रहता है, जिसमें 2 अप क्वार्क होता है और 1 डाउन क्वार्क होता है। अब इस पर आप चार्ज लिख सकते हैं। तो देखिए अप क्वार्क पर कितना चार्ज होता है? 2/3e, 2/3e प्लस 2/3e माइनस 1/3e। तो ये हो गया कितना? 4/3e माइनस 1/3e, तो 3/3e यानी क्या हो गया? 1e, यानी e, यानी प्रोटॉन पर वहीं e चार्ज होता है। ठीक है। अब न्यूट्रॉन की बात करूं तो न्यूट्रॉन में देखिए, अगर न्यूट्रॉन की बात करूं
तो इसमें एक अप क्वार्क होता है और 2 डाउन क्वार्क होता है। अब इस पर भी आप चार्ज निकाल लीजिए, तो 2/3e माइनस 1/3e माइनस 1/3e। तो देखिए 2/3 यही भी हो जाएगा 2/3, तो ये कट जाएगा और क्या हो जाएगा 0, इसलिए न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 हो जाता है। इसी तरह और सब पार्टिकल है, कोई मतलब कि क्वार्क से मिल के बना हुआ है, एक क्वार्क एक एंटी क्वार्क से भी मिल के बहुत सारा पार्टिकल बना होता है। तो अब देखिए, अब यहाँ है कि क्वार्क को फंडामेंटल पार्टिकल क्यों नहीं कहते हैं, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन और सारे हैं पाइऑन हैं वो सब क्वार्क से मिल के बने हुए हैं। तो इसलिए नहीं करते हैं इसको फंडामेंटल पार्टिकल, क्योंकि अब जैसे यहाँ देख रहे हैं कि क्वार्क 3 क्वार्क मिल के प्रोटॉन बना है, लेकिन आप चाहेंगे कि इस क्वार्क को अलग कर दें, इस क्वार्क को अलग कर दें, इस क्वार्क को अलग कर दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये एक क्वार्क अलग हो ही नहीं सकता है, इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता है। ठीक है, कि इस क्वार्क को अलग कर दें, इसको अलग कर दें, इसको अलग कर दें, ऐसा संभव नहीं है, ना अभी तक संभव हुआ है। तो इसलिए ये एक इंडिपेंडेंट, चूँकि इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं हो पाता है, एक क्वार्क कहीं, अब जैसे एक डाउन क्वार्क कहीं ऐसे इस तरह से नहीं मिल पाता है, इसलिए ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। तो अगर इसीलिए जैसे अगर मान लेते हैं कि ये फंडामेंटल पार्टिकल रहता, तब तक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अब ई नहीं हो पाता, क्योंकि अब तक इस पर 2/3e चार्ज है, यानी किसी बॉडी पर आप 2/3e चार्ज भी दे सकते थे अगर क्वार्क इंडिपेंडेंट होता, तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस अगर क्वार्क का होता तो। लेकिन चूंकि क्वार्क को आप अलग नहीं कर सकते हैं एक एक क्वार्क को, इसलिए आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ई ही रह जाता है, न कि 2/3e या 1/3e। ठीक है, इसलिए क्वार्क जो है फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है, क्योंकि इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं हो पाता है। तो अब यही था क्वार्क का कंसेप्ट, थोड़ा जानकारी लेना चाहिए। तो अब देखते हैं कि कुछ प्रॉब्लम देखते हैं कि जैसे क्वांटाइजेशन पर अब कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ। तो जैसे क्वांटाइजेशन में चार्ज इज क्वांटाइज में फार्मूला क्या है, NE, प्लस माइनस आप दे सकते हैं, जो कि प्लस माइनस ये बताता है कि चार्ज प्लस हुआ कि माइनस हुआ, यानी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाला गया या बॉडी में इलेक्ट्रॉन दिया गया। यहाँ मैं Q बराबर NE लिख रहा हूँ, केवल मैग्नीट्यूड। तो अब जैसे पहला प्रॉब्लम है कि पहला प्रॉब्लम जैसे मान लेते हैं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ निगेटिव चार्ज। एक कूलम निगेटिव चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब देखिए सॉल्यूशन, Q कितना है 1 कूलम, E का वैल्यू आप जानते हैं, तो Q बराबर क्या हो जाता है NE, तो N बराबर क्या हो जाएगा Q/E, यानी 1/1.6 10⁻⁻19। अब इसको कर दे रहा हूँ, ऊपर चला गया तो ये हो गया 1 10⁻19/1.6। तो n बराबर हो गया, ये डेसिमल है तो ऊपर 10 कर दे रहे हैं। चलिए एक 10 इसमें से भी ले रहे हैं, इसको मैं कर दिया 18।
19 था तो एक 10 इधर ले लिया तो ये हो गया 16, तब 4 और ये 25, तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, माने इतना इलेक्ट्रॉन्स पर एक कूलम चार्ज होता है। यानी एक कूलम चार्ज जो होता है ना, बहुत बड़ा चार्ज होता है। अब चलिए एक दूसरा प्रॉब्लम देख रहा हूँ कि एक मान लेते हैं कि 3 मोल हाइड्रोजन एटम में कितने चार्ज होंगे। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉन के कारण कितने चार्ज होंगे। जैसे मान लेते हैं कि उसमें प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण उस पर कितना चार्ज होंगे इसको हम लोग निकालेंगे। तो व्हाट इज द टोटल चार्ज, व्हाट इज द टोटल चार्ज इन कूलम in 3 mole of H एटम। ऐसे तो H एटम पर चार्ज 0 होगा कोई एटम पर, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, लेकिन यहाँ मैं इलेक्ट्रॉन के कारण जो इलेक्ट्रॉन है उसके कारण मैं निगेटिव चार्ज निकाल रहा हूँ। तो अब देखिए, तो अब n कितना हो जाएगा। तो देखिए एक एटम में पहले देखेंगे कि ये 3 मोल है, तो 3 मोल में कितना एटम हो जाएगा, 3n0 एटम, जहाँ n0 क्या है, एवोगाड्रो नंबर है। इसका वैल्यू चलिए इतना मानते हैं, इतना होता है। तो अब देखिए एक हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो अब Q बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना हो जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ 3 मोल है। तो अब Q बराबर क्या हो जाएगा, Ne। तो n कितना है, 3n0, तो 3 6.02 10⁻3 ये हो गया। और E का वैल्यू रख दीजिए, तो E का वैल्यू हो जाएगा 1.6 10⁻−19 कूलम्ब। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4.8 हो गया, 6.02, ये हो गया 10⁻4 कूलम। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये करीब करीब आ जाएगा 2.89 इंटू 10⁵ कूलम। इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह मोल में भी दे दिया तो इस तरह से निकाल लेंगे। अब देखते हैं एक थर्ड प्रॉब्लम। हर टॉपिक पर प्रॉब्लम बना लेने से थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि थर्ड प्रॉब्लम है कि किसी बॉडी से, कोई बॉडी है और इससे 10⁻15 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिया गया, तो इस पर कितना चार्ज होगा। यानी फाइंड द चार्ज on body when 10⁻15 electrons are removed from the body। अब देखिए यहाँ चार्ज निकालना है, तो अब n बराबर क्या दिया गया है, 10⁻15, ये n का वैल्यू दिया गया है। E का वैल्यू आप जानते हैं,
19 कूलम। तो Q बराबर क्या होता है Ne। Q बराबर क्या होता है Ne से चार्ज एकदम सिंपली निकाल सकते हैं। तो N हो गया 10 टू द पावर 15 और 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। तो ये कितना हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर ये 15 है -4 कूलम। ये हो गया चार्ज। अब इसको मैं मिटा रहा हूं। अब देखिए एक प्रॉब्लम और इस पर एक प्रॉब्लम इस तरह से चेक करने के लिए दे सकता है कि किसी बॉडी पर मतलब कुछ चार्ज दे देगा। अब कहेगा कि उतना चार्ज होगा कि नहीं। तो जैसे मान लेते हैं कि एक प्रॉब्लम दिया है 4 कि चार्ज ऑन अ बॉडी इज चार्ज ऑन अ बॉडी इज 5.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम दे दिया है। अब आपको चेक करना है कि ये चार्ज पॉसिबल है कि नहीं। इज दिस चार्ज पॉसिबल, क्या यह चार्ज पॉसिबल है। अब इस तरह का प्रॉब्लम, दूसरे तरह का एक प्रॉब्लम हो गया। तो यहाँ देखेंगे कि चलिए चार्ज दिया है Q बराबर 5.6 10 टू द पावर -19 कूलम। अब E का वैल्यू आप जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो n यहाँ निकालेंगे और देखेंगे कि n का वैल्यू इंटीजर में आता है कि नहीं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि कोई अब 4.5 आ जाए तो ऐसा तो इलेक्ट्रॉन आप नहीं निकाल सकते हैं। तो जैसे अब Q बराबर क्या हो जाएगा Ne। तो n बराबर क्या हो जाएगा Q बाई E। तो Q क्या हो जाएगा 5.6 10 टू द पावर -19 और 1.6 10 टू द पावर -19, ये कट गया और ये हो गया 56/16। तो 8 7 यानी क्या आ गया 7/2, यानी n क्या हो जाएगा 7/2 यानी 3.5। यानी देखिए ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, ठीक ना, क्योंकि 3.5 यानी 3.5 3.5 इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाल सकते हैं किसी बॉडी से। आप जब भी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 3.5 इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब एक चार्ज का और प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कि चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है? इनवेरिएंट का मतलब होता है कि जो क्वांटिटी फ्रेम से इंडिपेंडेंट हो। मतलब मान लेते हैं कि किसी बॉडी पर चार्ज है, कोई बॉडी पर चार्ज है, ठीक है, और ये बॉडी रेस्ट में है। क्या है? रेस्ट में है। अब यहीं चार्ज को मोशन में ला दिए। क्या कर दिए? मोशन में ला दिए, ठीक है। तो ये चार्ज और ये चार्ज क्या होगा? इक्वल होगा। ये रेस्ट में रहे चाहे मोशन में रहे, चार्ज का वैल्यू नहीं बदलता है। इसी को कहते हैं चार्ज इज इनवेरिएंट, ठीक है। चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब क्या हुआ कि चार्ज जब जैसे मान लेते हैं कि मेरे बॉडी पर चार्ज है,
मान लेते हैं मेरे बॉडी पर 2 कूलम चार्ज है, मैं रेस्ट में हूँ, अब मैं स्पीड में दौड़ने लगा तो अब मेरे बॉडी पर कितना चार्ज होगा, तो 2 ही कूलम होगा, वो चेंज नहीं होगा। अब जैसे देखिए, जबकि मास जो होता है वेरिएंट होता है, जैसे मान लेते हैं कि किसी बॉडी पर मास m0 है, मान लेते हैं जब ये रेस्ट में है तब, अब ये बॉडी मान लेते हैं कि मोशन में आ गया, तो अब इसका मास मान लेते हैं m है, ये क्या बॉडी है, मोशन में, तो यहाँ m जो होता है ना m0 के बराबर नहीं होता है, यानी ये मास और ये मास अलग अलग हो जाता है, इसलिए मास इनवेरिएंट नहीं है, मास वेरिएंट है, यानी मास इंडिपेंडेंट मास जो होता है स्पीड पर डिपेंड करता है, जबकि चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये देख लिए कि चार्ज का ये प्रॉपर्टीज़ हो गया, क्वांटाइजेशन हो गया। क्वांटाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब बच गया चार्ज कंजर्वेशन, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि चार्ज कंजर्व कब होता है, कैसे होता है, क्या कंडीशन होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।